शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑर्डर के साथ मैं हूं जमशेद और आज हम क्लास 10th का लेक्चर नंबर जो है वो 7 लेकर आए हैं। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन में जो कि इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम होता है उसको हम बाई ग्राफ कैसे समझ सकते हैं। एक एग्जांपल लेकर हम उस ग्राफ के ज़रिए से समझेंगे कि इक्विलिब्रियम को सिंपल हम ग्राफिकली कैसे जान सकते हैं। एक डायनामिक इक्विलिब्रियम जो कायम होता है वो ग्राफ कैसे हमें समझाता है, या ग्राफ की मदद लेकर हम इसी इक्विलिब्रियम के फिनोमेना को कैसे समझ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो लास्ट 6 वीडियोस नहीं देखी जो कि इसी चैप्टर के ऊपर हैं, तो ये छोटा सा आई बटन आपको दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें तो आप वो पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाए, उसको वॉच करें और इंशाल्लाह शुरू करते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर आज का हम। तो स्टूडेंट्स हमने सिंपल आप उसको है तो केमिकल इक्विलिब्रियम वही डायनामिक इक्विलिब्रियम जिसको बोल दें, या सादा लफ्ज़ों में सिंपल इक्विलिब्रियम ही कह दें, क्योंकि मतलब एक ही है। अगर आप इक्विलिब्रियम को समझना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, मतलब आप उसको ग्राफिकली समझना चाहते हो, मतलब कोई एक एग्जांपल लेकर हम उस इक्विलिब्रियम को ग्राफ में समझें, तो सबसे पहले मैं आपको जल्दी से चंद चीज़ें रिकॉल करवा देता हूं और कुछ मिसकंसेप्शन हैं इक्विलिब्रियम के मुतालिक वो भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूं, क्योंकि जब तक हम इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स को जहन में रिमेंबर नहीं रखेंगे आप उसको ग्राफिकली भी समझ नहीं सकते। तो इक्विलिब्रियम को पहले समझना है फिर ग्राफिकली, क्योंकि ग्राफ हमारी हेल्प तो करता है लेकिन इक्विलिब्रियम का एक जो है मज़ीद कहानी जो है वो जाननी बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर जनरल एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, फिर एक आपकी बुक की एग्ज़ाम्पल लेकर कोशिश करूँगा। वैसे तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल हैं लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी बुक की एग्ज़ाम्पल हो ताकि आपको फिर पढ़ने में समझने में आसानी हो। लेकिन पहले मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल लेकर बताता हूँ। स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके पास एक इस तरह का बीकर है। ये स्टूडेंट्स बीकर में जनरल एग्जांपल लेता हूँ, असल में तो आप इसको ऐसे फ्लास्क भी ले सकते हो, होती ही फ्लास्क है, क्योंकि इक्विलिब्रियम याद रखिए स्टूडेंट्स वो किसी भी बंद सिस्टम में होता है। अगर ये है तो ये भी ऊपर से क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ओके हो गया, ठीक है। तो हम जनरली इसको जो है डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ये ऊपर से बंद है, क्लोज सिस्टम है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए बंद बीकर या किसी भी चीज़ का क्लोज होना भी ज़रूरी है। ये चंद एक पॉइंट हैं, अभी रिमेंबर कर लें फिर मैं आपको ग्राफिकली बताता हूँ। एक तो सिस्टम क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, आपके पास इक्विलिब्रियम तब आता है जब, क्योंकि इक्विलिब्रियम एक तो 100% रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा, ठीक है। कौन से रिएक्शन में होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन में होगा, जिसके अंदर आपके पास 2 रिएक्शन चल रहे होंगे, एक फॉरवर्ड होगा, दूसरा कौन सा होगा, रिवर्स होगा। अगर फॉरवर्ड और रिवर्स स्टूडेंट्स आपके पास दोनों इक्वल हो जाते हैं, स्टूडेंट्स इस बात को समझिएगा, ये कांस्टेंट नहीं हो रहे, बताता हूँ अभी कैसे। उनका इक्वल होना ज़रूरी है, जिसको हम सादा लफ्ज़ों में आपकी बुक में ऐसे लिखा होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और कौन से रिएक्शन के रिवर्सिबल, ना कि इरिवर्सिबल में तो बन ही नहीं सकता, हम पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जब क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, हम बोल देते हैं कि उस रिएक्शन के अंदर क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो इक्विलिब्रियम के लिए उस रिएक्शन का रिवर्सिबल होना ज़रूरी है। अगर रिवर्सिबल है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स का होना भी क्या है, ज़रूरी है। उस सिस्टम का क्लोज होना भी, बंद होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वरना यहाँ से कुछ गैसें उड़कर बाहर चली जाएंगी, फिर तो वो सिस्टम ही नहीं रहेगा। और एक अहम पॉइंट जिस पे काफ़ी ज़्यादा ना जो है मिसकंसेप्शन है, मैंने अभी लास्ट वीडियो में क्लियर किया है, आप रिएक्शन को रिएक्टेंट से भी शुरू करा सकते हो, प्रोडक्ट से भी शुरू करा सकते हो। मान लीजिए अगर इस बीकर के अंदर आप पहले जो है ए और बी लोगे तो ज़ाहिर बात है बीकर में आपको ए और बी लेंगे तो सी और डी तो है ही नहीं बीकर में। अब ये मिलेंगे तो आपके पास सी और डी बनेगा ना। तो जो चीज़ पहले लोगे
स्टूडेंट, ठीक है, वही आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन देगा और जो चीज़ बनेगी वो आपको क्या देगा, रिवर्स रिएक्शन देगा। तो आप अगर बीकर में पहले ए और बी लेते हो तो रिएक्शन ऐसे चलकर सी और डी बनाकर थोड़ी देर के बाद ये बनाकर इन दोनों में बैलेंस पैदा कर देगा, मतलब जो आगे जाने की स्पीड है और जो वापस आने की स्पीड है वो बराबर हो जाएगी। तो रिएक्शन इस बीकर में अभी मैंने इससे शुरू करवाया है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी से चेंज कर देता हूँ, यही काम मैं ऐसे कर दूँ कि अगर मैं बीकर में पहले ए और बी ना लूँ, मैं बीकर में सी और डी ले लेता हूँ, तो ये ज़ाहिरी बात है ये आपके पास जो चीज़ पहले होगी तो फॉरवर्ड भी वही देगी, ठीक है। और बनेगा कौन सा, ए और बी। तो ए और बी यहाँ प्रोडक्ट हैं, यहाँ ये रिएक्टेंट हैं, तो ये मिलकर क्या बना देंगे, सी और डी। तो पता ये चला जो चीज़ बीकर में पहले होगी वो रिएक्टेंट बन जाएगी, वही फॉरवर्ड देगी, जो चीज़ बाद में बनेगी वो रिवर्स देती है, वही क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। तो ये लाजमी नहीं होता कि हमेशा ए और बी ही जो है रिएक्टेंट रहेंगे और सी और डी प्रोडक्ट रहेंगे, तो ये बात ऐसा नहीं है। तो यहाँ से ये पता चला आप यहाँ से शुरू करो सी और डी से, तब भी ये वाली कहानी आ जाएगी। आपने जब ए और बी लिया था, यहाँ सी और डी बने, तब भी वो चीज़ रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर होकर ये वाली सिचुएशन आ गई। तो इक्विलिब्रियम को इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि बीकर में आप पहले सी और डी ले रहे हो या बीकर में आप पहले कौन ले रहे हो, ए और बी ले रहे हो। उससे सिर्फ इस बात से मतलब है कि भाईजान रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो ही इक्विलिब्रियम आएगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम नहीं आने वाला। सो यहाँ से ये पता चल गया कि आइदर आप शुरू करें रिएक्टेंट से शुरू करें, प्रोडक्ट दें, या प्रोडक्ट से शुरू करें रिएक्टेंट दें। ये वाली बात बीकर में डालते वक्त की है, समझ आ रही है। इसी बीकर में आप ये मत समझिएगा कि ये वाला जो रिएक्शन है इसमें ये वाला रिवर्स भी इसी बीकर में नहीं दे सकता, वो तो डिपेंड करता है ना कि आप अलग ले लेना। अब यहाँ पर एक और बीकर में आप ए और बी आपने शुरू में लिया था और उसने बनाया सी और डी, तो याद रखिए इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने पहले ये लिया सी और डी, तब ये बना, तो ये रिएक्टेंट है यहाँ पर। इस बीकर के अंदर ये क्लोज ऊपर से, इस बीकर के अंदर ये आपके पास रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट है, तो कितनी डिफरेंस है। और फिर इसके दो पार्ट हैं, इस रिएक्शन के भी दो पार्ट हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं स्टूडेंट, ये मैंने लास्ट वीडियो में जल्दी से बता दे, तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये आपको रिकॉल करवाना ज़रूरी है, वरना हम ग्राफिकली इसको समझ नहीं सकते कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें सी और डी मिलकर क्या बना रहा है, ए और बी बना रहा है, ये एक पार्ट है इसका। दूसरा ए और बी मिलके क्या बना रहा है, सी और डी बना रहा है। और यहाँ पर आपके पास दो पार्ट हैं, इसमें ए और बी मिलकर सी और डी दे रहा है, और दूसरे में सी और डी मिलकर क्या बना रहा है, ए और बी दे रहा है। तो देखें ज़रा क्लियर इसका डिफरेंस देख लें। इसमें फॉरवर्ड ये है, रिवर्स ये है, इसमें फॉरवर्ड ये है और रिवर्स ये है। तो देखें उल्ट है, जो यहाँ फॉरवर्ड है वहाँ रिवर्स है, जो यहाँ रिवर्स है वहाँ फॉरवर्ड है। तो बात ये है, अब फॉरवर्ड रिवर्स देखें आप मर्ज़ी से चेंज होते जा रहे हैं यहाँ पर, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप इनसे शुरू करें या उनसे करें। इस बात को समझाने का ये मतलब था, आपकी मर्ज़ी है रिएक्शन प्रोडक्ट से शुरू करें या रिएक्टेंट। जो चीज़ आप पहले बीकर में लोगों वो रिएक्टेंट बन जाएगी, जो चीज़ बाद में बनेगी वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट बन जाएगी। और प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, रिवर्स रिएक्शन देता है। तो ये इन दोनों को कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि रिएक्शन जो है रिएक्टेंट से भी शुरू करवाया जा सकता है, प्रोडक्ट से शुरू कराया जा सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप बीकर में पहले क्या ले रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक ये बात यहाँ पर। और सबसे अहम बात मेरे ख्याल में जो बहुत ही ज़्यादा मतलब ना एक मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स के दरमियान, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 50-50, लेकिन 50-50 का ये मतलब नहीं था कि वो बात हमेशा 100% रहती है। मैंने जनरली लास्ट लेक्चर्स में, तीसरे चौथे लेक्चर में ये मैंने बात कही थी कि इस बात को समझिएगा स्टूडेंट्स। मैंने ये बातें यहाँ आपको कुछ कुछ बता दी हैं। तो इक्विलिब्रियम के लिए एक बात ये हो गई, और ये क्या, मैं मान लीजिए कि ये रिएक्शन है। आप ज़रा इस रिएक्शन को आप देख कर बताएँ कि बीकर में सबसे पहले मैंने क्या लिया,
तो स्टूडेंट्स बीकर में सबसे पहले हम जो एरो के इस साइड पर होता है ना बीकर में, हम पहले उसे लेते हैं, ठीक है। जो फ्लास्क हमारे पास क्लोज फ्लास्क होती है उसमें लेते हैं इसको। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास शुरू में एक ऐसा बीकर है जिसके अंदर ए और बी मैंने लेकर रखे हुए हैं। जब ये मिलेंगे तो बनेंगे ना COD। अभी COD तो 0 है, और मैंने लास्ट लेक्चर्स में ये एग्जांपल समझाने के लिए ली थी, ऐसा होता नहीं है। मान लीजिए कि ये 100 हैं और फ़र्ज़ कर लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन ले लेते हैं। ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट हैं। ज़ाहिर बात है जब ये मिलेंगे तो इस वजह से रिएक्टेंट बन गया, और जो चीज़ बनेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या चीज़ हो जाती है, प्रोडक्ट हो जाती है। ये रिएक्टेंट हो गए, वो प्रोडक्ट हो गए। मैंने ये भी समझाया था कि जब ये मिलेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे। ये 0, ये 80, ये क्या हो जाएंगे 20, ये 60, ये 40 और ये 50-50 हो जाएंगे। ये 50-50 का मतलब ये है, ये इक्वल का मतलब नहीं है इसका मतलब ये है कि ये किन की कंसंट्रेशन, ये देखो इसको हम बोलें तो ये सिंपल मैं ये बोल देता हूँ, इट इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये एक बहुत बड़ा डाउट है, इवन के मैंने देखा है काफ़ी सारे टीचर्स भी गलत पढ़ा रहे होते हैं, तो इसे आज हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये कौन सा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब उनकी मिकदार है। सिंपल समझ लें। इक्विलिब्रियम के लिए हमने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि इक्विलिब्रियम के लिए जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है उसे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सॉरी कांस्टेंट होना चाहिए उसको। इसके लफ्ज़ बेस्ट कौन सा है, कांस्टेंट होना चाहिए। स्टूडेंट्स इक्वल और कांस्टेंट में बहुत बड़ा फ़र्क है, जो मैं भी आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। अगर मैं आपको ये दो बातें क्लियर नहीं करा पाता तो आपको ग्राफिकली समझ नहीं आएगी, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने वहाँ पर इतनी डिटेल नहीं बताई थी। तो इसको हम समझ लेते हैं। अच्छा, हमें शायद ये लगता है कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में ये मिले, रिएक्ट करते गए, जब ये आधे आधे मतलब 50-50% हो गए तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है स्टूडेंट्स, मैं भी समझा देता हूँ आपको। ऐसा हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मान लीजिए अगर वो 50-50 हो गए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है ये वाला इक्विलिब्रियम तब तक इक्विलिब्रियम नहीं कहलाएगा जब इसी वक्त ये वाली बात भी साथ हो रही होगी। यानी कि ये वो वाली कंसंट्रेशन, बात सुनिए, वो वाली कंसंट्रेशन जिसके ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स भी क्या होने चाहिए, इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो तब रिएक्टेंट बस 50 से ना कम हो पाएंगे ना ज़्यादा हो पाएंगे, ठीक है। और ये वाले प्रोडक्ट भी ना कम हो पाएंगे ज़्यादा, मतलब ये यहाँ पर बस स्टिक हो जाएंगे, ये रुक जाएंगे बस। अब इनके पास इतनी सलाहियत नहीं रहेगी कि इनमें और जो मज़ीद रिएक्टेंट बना के इनको ज़्यादा कर सके। बस जब ये वाली बात आपके पास आ गई, समझ लें बस प्रोडक्ट आपके पास 50 ही बने हैं, इससे ज़्यादा 60 नहीं हो सकते। प्रोडक्ट 60 आपके पास नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि अब इनके दरमियान फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन का रेट क्या हो गया, बराबर। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, इसी को अभी साथ रहने देते हैं, अब ये आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। बस ये बात याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम के लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कांस्टेंट होना चाहिए, ना कि इक्वल होना चाहिए। मैं पहले बता रहा हूँ कांस्टेंट होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। और इक्वल असल में हो भी सकता है, मेरी बात सुने, इक्वल हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस, मतलब कांस्टेंट तो 100% है ना, होना चाहिए, लेकिन इक्वल जो है रेयर चांसेस हैं, ये हो भी सकता है।
मतलब ना नायाब है, मतलब आप ऐसे समझे 100% में से 5 to 10% चांसेस हैं कि कांस्टेंट भी हो जाएंगे, साथ में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल भी हो जाएंगे। मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, आपको भी जो है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ए और मान लीजिए सी मिल रहे हैं और डी और एफ बना रहे हैं, क्योंकि ये आप कोई भी रिएक्शन ले सकते हो समझने के लिए। अब एरो की इस साइड पे इसका मतलब है बीकर में जैसे यहाँ ए और बी को लिया था, इसी तरह से बीकर में हमने क्या ले लिया ए और सी को, तो मतलब ये आपके पास पहले रिएक्टेंट है। ये मिलेंगे, मिलने के बाद आगे की तरफ ये डी और एफ प्रोडक्ट, तो ये आपके पास क्या हो गए रिएक्टेंट हो गए, ये क्या हो गया आपके पास प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, शुरू में ये ज़्यादा थे तो जल्दी से आगे की तरफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड चलेगा। जब ये कुछ बनना शुरू हो जाएंगे ये ऐसा ऐसा रिवर्स देना शुरू कर देंगे। अच्छा देखें, मान लीजिए ये 100 थे, फिर से बहुत अहम पॉइंट है, ये 0 थे, ये कितने हो गए आपके पास 80 हो गए, ये कितने, क्योंकि ये कम होंगे ये बढ़ेंगे, ये आपके पास कितने हो गए 60 हो गए, ये कितने हो गए 40 हो गए। मान लीजिए कि जब ये वाला रिएक्शन चल रहा था उस वक्त ये वाला सीन भी तो चल रहा था ना। फॉरवर्ड शुरू में क्या था आपके पास स्टूडेंट्स तेज़ था, रिवर्स शुरू में क्या था स्लो था। फॉरवर्ड आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया, रिवर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया। आखिर एक ऐसा टाइम तो आएगा ना कि एक तो ये वाली सिचुएशन है ना, दूसरी सिचुएशन कौन सा है इक्विलिब्रियम के लिए, कौन सी बात मैंने बताई कि रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होना चाहिए रिवर्स, क्योंकि इक्विलिब्रियम इस पे ज़्यादा मैटर करता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इस चीज़ के मातहत है। जब ये दोनों चीज़ें बराबर होगी तो समझ लें ये भी उस वक्त क्या हो जाएंगे कांस्टेंट हो जाएंगे। इसका पता ये चला कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कांस्टेंट होना डिपेंड करता है रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स पर। ये जब इनकी मर्जी है वो यहीं बराबर हो जाए, इनकी मर्जी है वो यहाँ पर बराबर हो जाए। मान लेते हैं कि जो ही 60 और 40 वाली सिचुएशन इनकी कंसंट्रेशन की आई तो पता चला कि यहाँ पर इनकी जो कंसंट्रेशन थी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी, यहाँ पर इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या हो गया आपके पास स्टूडेंट्स बराबर हो गया। सॉरी, इसके अलावा आपने क्या बोलना है, हाँ सर बराबर इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। अगर ये यहाँ इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ बस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी आपके पास इक्वल नहीं हो रहे, बल्कि क्या हो रहे हैं उसके लिए लफ्ज़ आपने यूज़ करना है वो कांस्टेंट हो गए। क्या हो गए कांस्टेंट हो गए। मैं बताता हूं कि ये लफ्ज़ मैं कांस्टेंट क्यों यूज़ कर रहा हूं। अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम यहां कायम हो चुका है। कैसे, सारी शराइत पूरी हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स बराबर, इसे क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये कांस्टेंट होनी चाहिए। मैंने बोला इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो देखिए जो ही ए और सी 60 बचे और डी और एफ बनते 40 बने, इन दोनों की स्पीड क्या हो गई इक्वल हो गई। तो पता ये चला कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन मिकदार हम लेते हैं, जिस पॉइंट पे अगर हो जाए उनका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स इक्वल तो वही बन जाता है इक्विलिब्रियम। अब रिएक्टेंट बस 60 ही रहेंगे, प्रोडक्ट सिर्फ 40 ही रहेंगे। बस जो इन्होंने जितना मिलना था वो मिल गया रिएक्टेंट, और जितना प्रोडक्ट ने बनना था वो बन गए। जो ही ये वाली सिचुएशन आ गई, अब 40 से 50 ये नहीं हो सकते और 60 से 50 ये ऊपर नीचे ये नहीं हो सकते। अब ये भी फिक्स हो गए, ये भी फिक्स हो गए, ना इनमें कोई चेंज आएगा ना इनमें कोई चेंज आएगा इस वक्त। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स क्या हो चुका है बराबर हो चुका है। और इसका मतलब है जब इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, फिक्स हो गए, तो मैं कह सकता हूं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो चुके हैं स्टूडेंट्स कांस्टेंट हो चुके हैं, इक्वल नहीं हुए। वो तो इत्तेफाक की बात है ना कि इत्तेफाक ऐसा हो जाए कि रिएक्टेंट रिवर्स रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स भी इक्वल हो जाए और कंसंट्रेशन भी क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास कौन सा है
जो है इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। और वहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी इक्वल हैं और रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन भी इक्वल है। यहाँ दोनों चीज़ें चल सकती हैं। यहाँ रिएक्टेंट जो हैं वो आपके पास इक्वल भी हैं, देखें यहाँ भी 50 वहाँ भी 50, और साथ में क्या है, कांस्टेंट भी हैं। समझिएगा बात को, मतलब फिक्स है। अब जारी बात है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स बराबर हो चुके हैं, ना ये बदलेंगे ना वो बदलेंगे, ये भी फिक्स वो भी फिक्स, हो मतलब कांस्टेंट। इक्वल कैसे, इधर भी 50 बचे हैं इत्तेफाक से, उधर भी कितने बचे हैं, 50 बचे हैं। तो ये वाली सिचुएशन रेयर है, लेकिन याद रखिए इक्विलिब्रियम का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इधर भी उतने होने चाहिए, इधर भी 50-50 बराबर होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस बात को हम बोल देते हैं, ये दो मेन पॉइंट्स हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। मैं जल्दी से क्विक रिवीजन बता देता हूँ, फिर इसके जल्दी से मैं एक ग्राफ बताता हूँ, आपको फौरी समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, क्लोज सिस्टम। इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्शन कौन सा होता है, रिवर्सिबल, और जो रिवर्सिबल उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। इक्वल हो जाए तो भी मतलब अच्छी बात है, लेकिन वो रेयर केस है, जैसा कि ये है। इक्वल भी आपके पास इक्विलिब्रियम भी आ चुका है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो चुका है, कंसंट्रेशन इक्वल भी है और फिक्स भी होगी, कांस्टेंट है। लेकिन आपके पास मोस्टली रिएक्शंस में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होती है वो जो है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन इक्वल नहीं होती। लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फिक्स होना उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक बात ये हो गई, हमने उसका रिवर्सिबल देखा, कांस्टेंट होना चाहिए इनको, और उसके बाद हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन है ये इक्वल होना चाहिए। तब जाके हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बनता है, एक इक्विलिब्रियम बनता है। इस स्टूडेंट्स आपको इस सारी कहानी बताने का मकसद ये था कि आपको इक्विलिब्रियम के बारे में सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो अब हम जल्दी से इसको ग्राफिकली जो है इसको रिप्रेजेंटेशन इसकी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को रिकॉल करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको ग्राफ बता देता तो शायद आपको सही तरीके से समझ ना आ पाती। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, ग्राफ से समझते हैं, और जल्दी से मैं वो पॉइंट इधर साइड पे लिख देता हूँ। हमने ये पढ़ा कि इक्विलिब्रियम किसके दरमियान होता है, ऐसे रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए, ये बहुत लाजमी है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का क्या होना चाहिए, इक्वल होना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद हमने स्टूडेंट ये पॉइंट पढ़ा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उसके साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इन दोनों के फिर दो ऑप्शन हमारे पास थे। एक ऑप्शन तो ये होता है कि वो कांस्टेंट भी हों और इक्वल भी हों, तब भी इक्विलिब्रियम होगा। अगर इक्वल नहीं है तो कम से कम आपके पास उनका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। कांस्टेंट मीन उनका क्या होना चाहिए, उनका फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बराबर भी हों, फिक्स भी हों, यहाँ क्या है, फिक्स हो। तो इन दोनों में से अगर ये सिचुएशन अप्लाई हो जाए या ये अप्लाई हो जाए तो इक्विलिब्रियम फिर भी बनेगा। तो इक्विलिब्रियम इन दोनों सूरत में बनता है। जैसा कि इसकी मैंने एग्जांपल दी है आपको कि इक्विलिब्रियम के इधर और इधर अगर ए और बी थे और सी और डी हैं, उनका ये वाली सिचुएशन रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर इत्तेफाक से अगर हो जाते हैं, मान लीजिए कि वो 50 प्रोडक्ट इधर रिएक्टेंट इधर थे, 50 इधर थे, ये इक्वल भी हो रहे हैं और साथ साथ क्या हो रहे हैं, कांस्टेंट भी, क्योंकि जब ये 50 ये सारी सिचुएशन आ जाएगी तो वो 50 फिक्स हो जाएगा। तो ये दोनों बातें हो रही हैं। ये आपके पास एग्जांपल है, फिक्स भी हैं और इक्वल भी हैं। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए अगर आपके पास ए और बी मिल रहे हैं, वो सी और डी बना रहे हैं, तो ये यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, अगर ऐसे हो 50 और 50 हो, सॉरी इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आपके पास मान लीजिए ये
60 और 40 हो, ठीक है, सो ये आपके पास क्या हो जाएंगी, ये आपके पास अगर इस नंबर के ऊपर आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स अगर बराबर हो जाता है तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम इन दोनों जगह के ऊपर क्या हो जाएगा, कायम हो जाएगा। यहाँ पर हम मानते हैं रिएक्टेंट 60 हैं, प्रोडक्ट 40 हैं, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, लेकिन अब बस ये 60 ही रहेंगे, ये 40 ही रहेंगे, ये यानी कि सिर्फ क्या हैं, कांस्टेंट हैं आपके पास। स्टूडेंट्स ये वाले पॉइंट बहुत ही क्या है, ज़रूरी हैं। इन पॉइंट्स को देखकर मैं यहाँ पर जो है ग्राफ बनाता हूँ और उनको हम थोड़ा सा समझते हैं। सिंपल से ग्राफ हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास, मैं यहाँ पर 3 ग्राफ बना रहा हूँ। यहाँ पर आपकी बुक में सिर्फ़ और सिर्फ एक ग्राफ है, लेकिन क्योंकि आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट से समझ चुके हैं, आपको ये बात बहुत अच्छे से क्या समझ आ चुकी है, आपको किसी तरह का कोई भी मसला नहीं होगा। इसके सिर्फ 2 ग्राफ ज़्यादा बताने से इतना फ़ायदा होगा कि आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। बात वही है जो हम समझ चुके हैं, बात बस यही थी, अब उसको हम ग्राफ की मदद से समझते हैं, बस बात इतनी सी है। स्टूडेंट्स ये वाले जो ब्लैक लाइन से मैंने बनाए हैं ग्राफ, ये टाइम वक्त के साथ साथ, मतलब यहाँ पर जो है 1 मिनट, यहाँ 2 मिनट, 3 मिनट, 4 ऐसे फॉर एग्जांपल, या 10 मिनट का कर लें, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट ऐसे चलते चले जाएं, ये वक्त के लिहाज से है। और यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स कौन सा है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है। स्टूडेंट्स कौन सा यहाँ पर लिखना है आपने, रेट ऑफ रिएक्शन इधर लिखना है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है रेट ऑफ रिएक्शन 2 होते हैं, या तो वो फॉरवर्ड होता है या फिर कौन सा होता है, रिवर्स होता है। यानी कि सादा लफ्ज़ों में ये वाले 3 ग्राफ हम किन किन के दरमियान पढ़ेंगे, वक्त के और फॉरवर्ड और रिवर्स के दरमियान पढ़ेंगे। और हमें पता है, ये अगर हमें ग्राफिकली ये बात समझा दें तो हम ये जानते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाद में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह से सबका लिख देते हैं, ये टाइम के साथ है। और सेम यहाँ पर भी आपने क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर भी क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी लाइन ऐसे ऊपर की तरफ बना दें आप, और इसकी लाइन ऐसे बना दें आप, ठीक है। टाइम इस तरफ ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ये ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा, तो हमने यही बात समझनी है। देखिए, हमने अगर आप सिर्फ अभी इसको छोड़ें, अभी इसको समझें, ये वाले 3 ग्राफ इसके रिलेटेड हैं, तो अगर आप इस बात को समझें कि हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का क्या सीन है, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में क्या होता है, ज़्यादा, बाद में ज़्यादा से क्या हो जाता है, कम। लेकिन रिवर्स क्या होता है, शुरू में कम होता है और बाद में ऐसा ऐसा क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो अगर मैं वही बात जो मैं आपको अभी अपनी ज़बान से बता रहा हूँ कि फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है, और रिवर्स बाद में ऐसा ऐसा क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है, और एक ऐसा सीन आता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर हो जाते हैं। वही बात अगर मैं ग्राफ में बता दूं तो कैसा रहेगा। सिंपल सी बात है कि स्टूडेंट्स ये देखें, ये फॉरवर्ड, ये ऊपर से जो लाइन बना रहा हूँ, ये क्योंकि फॉरवर्ड का शुरू में रेट ज़्यादा था, इस वजह से मैं लाइन ऊपर से शुरू कर रहा हूँ। ये भी बहुत अहम पॉइंट है कि फॉरवर्ड का ऊपर से क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ रेट ज़्यादा होता है। जैसे नंबरिंग है 10, 20, 30, 40 पे ऐसे 100 तक, तो शुरू में फॉरवर्ड का स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन वक्त के साथ वो ऐसे कम होती गई, और कम होने के बाद क्या हो गई, ऐसे फिक्स हो गई। और रिवर्स की शुरू में क्या होती है, कम होती है और ऐसा ऐसा बढ़ती है ना, तो कम है तो यहाँ 0 होता है, तो ऐसा ऐसा 0 से जब वो शुरू करता है तो ऐसा ऐसा बढ़ती गई, और एक ऐसा टाइम आया कि वो दोनों क्या हो गया, बराबर। ये जो सीधी लाइन आपको बता रही है ना स्टूडेंट्स, ये बता रही है कि ये वाली जो नीचे वाली लाइन है, ये रेट ऑफ रिवर्स के लिए है, जो कि कम से बढ़ रही है, और ये वाली लाइन किसके लिए, रिवर्स के लिए, सॉरी फॉरवर्ड के लिए है, जो ज़्यादा से क्या होती है, कम। और एक ऐसा पॉइंट आता है यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स क्या हो गए, इक्वल। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्या हो चुका है, कायम हो चुका है। क्योंकि हमने पढ़ रखा है इक्विलिब्रियम जब ये वाला सीन हो गया तो पक्की बात है इक्विलिब्रियम भी वहाँ पर होगा। तो ये वाला ग्राफ एक इस तरीके से है,
इसका मतलब है ये वाला ग्राफ बिल्कुल वही बात बता रहा है जो हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ रखी है कि फॉरवर्ड कम होता है, रिवर्स बढ़ता है, एक टाइम पर इक्वल हो जाते हैं फॉरवर्ड रिवर्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और ये ग्राफ बिल्कुल ठीक है, इसे हम क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अभी एक और हम ग्राफ इसका जो है बना लेते हैं। अगर मैं एक ग्राफ ऐसे बनाता हूँ, ये आपने बताना है कि ये ठीक है कि गलत है, हम इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। अगर वो ग्राफ इस तरीके से है कि फॉरवर्ड ऐसा ऐसा कम हो के ऐसे सीधा हो गया, रिवर्स ऐसे बढ़ता बढ़ता ऐसे हो गया, ये दोनों आपस में लाइनें मिल नहीं रही, इसका ये मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर तो नहीं हुआ, लेकिन वो कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो फिक्स हो गया, मतलब अब उनकी स्पीड एक ही रहेगी, यहाँ एक ही स्पीड रहेगी, एक ही स्पीड रहेगी, लेकिन वो बराबर नहीं हुआ। बराबर के लिए लाइनों का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। मिलना क्या होता है? बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ तो हमें ये बता रहा है, जो कि गलत बात है, ये कहना चाह रहा है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन वो कांस्टेंट तो हो गए मगर बराबर नहीं हुए। और हमने ये पढ़ रखा है कि इक्विलिब्रियम के लिए इन दोनों का बराबर होना क्या स्टूडेंट्स, ज़रूरी होता है। तो ये अगर ऊपर वाली लाइन फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है और नीचे वाली लाइन रिवर्स के लिए है, मान लो कि ये जिस स्पीड से चल रहा है सेम ये भी उसकी, लेकिन ये बराबर नहीं हुई। ये मान लीजिए यहाँ से आगे 5 की स्पीड से आगे चल रहा है फॉर एग्जांपल, या 10 की स्पीड से चल रहा है और ये आगे 5 की स्पीड से चल रहा है, तो ठीक है, आगे जब तक चलेगा 10 की स्पीड से ही चलेगा, रिवर्स जब तक आगे चलेगा 5 की स्पीड से चलेगा। लेकिन ये क्या दोनों बराबर हुए हैं? वजन बराबर नहीं हुए। बराबर होते तो ये हमें यहाँ मिलते हुए दिखाई देते। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर नहीं हो तो फिर हम तो उसे इक्विलिब्रियम भी नहीं बोलेंगे। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो भाईजान ये वाला ग्राफ गलत है। ये वाला ग्राफ कब गलत होगा? जब आपके पास टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स के दरमियान बनाओगे तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। बातें सारी वही हैं, बातें सारी वही हैं जो मैं समझा चुका हूँ, सिर्फ ग्राफ से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बातें आप समझ लेते हो तो क्या जो है बात है आपकी। फिर तो अगर आपके पास टाइम है और क्या है रेट ऑफ रिएक्शन सेम वैसे हैं। अगर मैं एक ग्राफ इस तरह का बना देता हूँ, आप मुझे बताएंगे ये गलत है या ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये वाली लाइन ऐसे हो, मान लीजिए ऐसे है, अब ये लाइन उसे समझना है आपने, मतलब इन लाइंस को देखकर बताना है क्या ये वाली बातें सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो वो ठीक होगा, ग्राफ ना गलत होगा। अच्छा, उसके बाद अगर ऐसे हो, ऐसे सीधी हो जाए फिर ठीक है। अच्छा, ऊपर वाली जो लाइन आ रही है इसका मतलब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये कौन सा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे ज़रा ये बताएं, ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर एक ऐसा सीन हुआ कि यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड मिल रहे हैं ना, लाइनें में, इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स क्या होगा, बराबर हुए। तो यहाँ ये ग्राफ ये बता रहा है एक ऐसा टाइम आया, ठीक है, ये तो समझ आते हैं फॉरवर्ड ऐसा ऐसा कम हुआ, रिवर्स बड़ा, ठीक है। यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड एक टाइम के लिए, थोड़ी सी देर के लिए बराबर हुए, फिर क्या हो गए, बराबर नहीं हुए, फिर क्या हो गया, आगे कांस्टेंट हो गए। क्या ऐसा सीन हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम में? हमने ये तो पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर होते हैं, लेकिन और वो कायम रहते हैं, बाद में उस वक्त तक चलते रहते हैं। हमने ये नहीं पढ़ा कि बस थोड़ी सी देर के लिए बने हुए फिर क्या हो गया, ख़त्म हो गए। तो स्टूडेंट्स, ये वाला ग्राफ भी गलत बता रहा है, वो बराबर थोड़ी देर के लिए नहीं होते, जब बराबर होते हैं तो फिर बस बराबर ही रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वाला ग्राफ भी हमें क्या बता रहा है, गलत बता रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हम ले रहे हैं, वही बात वही पुरानी है इक्विलिब्रियम की। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाला ग्राफ मैंने तीनों ग्राफ आपको समझाए रेट की सेंस में, फॉरवर्ड और रिवर्स की सेंस में। अगर इन्हीं तीनों ग्राफ को मैं दोबारा यहाँ लिखूं और मैं ये वाले ग्राफ अब इस सेंस में नहीं समझाता, मैं अब ये वाले ग्राफ कंसंट्रेशन की सेंस में, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेंस में समझाता हूँ, तो फिर कैसा रहेगा। देखिए, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कंसंट्रेशन और यहाँ लिख देता हूँ टाइम, और आपको वैसे पता है जनरली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती है। ये 100 थे, ये 0 थे, ये 80, ये 20, ये 60, ये 40, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर दो पार्ट थे,
ये वाले कांस्टेंट और इक्वल वाला मैं बता चुका हूँ, अभी यहाँ भी हम वही समझेंगे। अच्छा समझें, अगर ऊपर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, देखो इसका मतलब है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, रिएक्टेंट की क्या होती है, कम होती है। अगर मैं सेम यही तीनों ग्राफ वैसे मैं ड्रा कर देता हूँ यहाँ पर, वैसे इनको सिंपल जैसे ये हैं, फिर देखते हैं कि क्या सारे ठीक हैं या सारे ठीक नहीं हैं। ऐसे सेम ग्राफ, फिर इसको हम बना लेते हैं ऐसे और ऐसे, फिर हम इसका ये बना लेते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे। ये टाइम है, यहाँ कंसंट्रेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, ऐसे ऊपर की तरफ मतलब ऊपर बढ़ रहा है, टाइम आगे भी बढ़ रहा है। ये कंसंट्रेशन है, ऊपर बढ़ रही है, वक्त के साथ साथ वक्त भी बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब आपने ये देखना है वक्त के साथ साथ किन की बढ़ रही है। देखो ये जो ऊपर वाली लाइन है, हमें ये पता है वक्त के साथ कंसंट्रेशन कम किन की होती है, रिएक्टेंट किसका मतलब ये वाली लाइन किसकी है, ऊपर आप लिखेंगे, मैं आर लिख देता हूँ। आर से आपने समझना है ये कौन है, रिएक्टेंट है, और पी से मतलब आपने क्या लेना है, ये प्रोडक्ट है। तो आर के गिर्द मैं ऐसे ब्रैकेट लगा दूँ तो आर की कंसंट्रेशन और कौन सी है, पी की कंसंट्रेशन, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और किसके, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट की मिकदार कम होती है, प्रोडक्ट की क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ पर ये सारे वैसे, ये आर की कंसंट्रेशन, ये कौन सा, एक बार लिख लें आप, पी की कंसंट्रेशन। ये वाला लाइन किसकी है, ये आर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, और ये किसकी है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। अब हमने इन दो बातों को जहन में रखकर इन तीन ग्राफ के बारे में बताना है, कौन सा ग्राफ ठीक है और कौन सा गलत है। देखें स्टूडेंट्स, वक्त के साथ साथ अब ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये कह रहा है जो जो वक्त गुजरता गया ना, रिएक्टेंट क्या होते गए, कम होते गए, प्रोडक्ट क्या होते गए, बढ़ते गए। एक ऐसा टाइम आया कि ये जब दोनों, इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो गए। समझे ज़रा, ये लाइनें मिलने का मतलब है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो गया आपके पास, इक्वल। क्योंकि लाइनें जब मिलती हैं वो इक्वल के लिए होती हैं, कि ये आपके पास क्या बता रहा है, इक्वल हो गए। और लाइन सीधी होने का ये मतलब है ये क्या हो गया आपके पास स्टूडेंट्स, कांस्टेंट हो गए। अच्छा ये वाली बात क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान ये दोनों बातें होती हैं, इक्वल होना और कांस्टेंट होना, और ये हमने पढ़ रखा है स्टूडेंट्स। जब आपके पास ऐसा सीन भी हो सकता है, मानते हैं कि ये थोड़े केसेस में, लेकिन होता लाजमी है कि ए और बी मिले, देखें इनके दरमियान 50-50 इक्वल भी हो गए हैं, ऐसा भी सीन बन सकता है। और आपके पास क्या हो रहा है, फिक्स भी हो गए। देखिए 50-50 हो गए मतलब इक्वल हो गए, और 50 अब 50 रहेंगे, ये वाले 50 प्रोडक्ट रहेंगे तो फिक्स भी हो गए। तो सीधी लाइन का सीधा होने का मतलब है ये कांस्टेंट 50-50 रहेंगे, और ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये भी तो वैसे 50-50 थे, अब ये भी क्या है, बराबर भी तो हो गए, इधर भी वैसे इत्तेफाक से 50 है, उधर भी 50 हैं। तो इसका मतलब है ये बात ठीक कह रहा है, ये ग्राफ ठीक कह रहा है कि रिएक्टेंट वक्त के साथ कम हुए, प्रोडक्ट वक्त के साथ बढ़े, और दोनों इक्वल भी हो गए और कांस्टेंट भी हो गए। और ये वाली बात हमने तो पढ़ रखी है, इसका मतलब है ये वाला ग्राफ ठीक है। ये वाला ग्राफ क्या स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए कितनी आसान सी बात है, इनको हम समझ रहे हैं, और एक इंटरेस्टिंग सी बात है। अच्छा ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ ये बता रहा है, समझिए इसको देख के देखें कि रिएक्टेंट वक्त के साथ कम हो के सीधी लाइन हो गई, मतलब सीधी लाइन का मतलब ये कांस्टेंट हो गए, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं, बढ़ने के साथ साथ सीधी लाइन हो गई, मतलब क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। ये लाइनें आपस में मिली नहीं हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या है, इक्वल नहीं हुए लेकिन कांस्टेंट हो गए। तो मैंने आपको पहले बोला था चाहे सिर्फ कांस्टेंट हो जाए फिक्स। अब रिएक्टेंट यहाँ 60 हैं, मतलब मान लीजिए कम ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट कितने हैं, 40 हैं, इसकी लाइन देखिए ऊपर है, इसकी नीचे है, लेकिन अब 60-60 रहेगा, 40-40। क्यों, क्योंकि फारवर्ड और रिवर्स क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, और ये फिक्स हो गए, इनमें अब कोई चेंज नहीं आने वाला। अब फिक्स की तो समझ आती है कि सीधी लाइन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स भी क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुका है। क्या ये बराबर हैं, ये 60 है, ये 40 है, बराबर है, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम के लिए ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ थी। तो ये ग्राफ ये वाली कहानी बता रहा है कि सिर्फ कांस्टेंट हुए हैं, इक्वल नहीं हुए। तो ये भी बात तो इक्विलिब्रियम में आती है, इसका मतलब है ये वाला ग्राफ भी हमारे पास क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है।
और लास्ट वन क्या बता रहा है कि वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट क्या हो गया, कम, ठीक है, अच्छी बात है। प्रोडक्ट क्या हो गया आपके पास, ज़्यादा, ठीक है। और ये प्रोडक्ट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और फिर सीधी लाइन मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अच्छा, यहाँ पर इक्वल हुए भी नहीं हुए, ये बात यहाँ पर, क्योंकि ये बात यहाँ आती है, इक्वल हो भी जाए, अगर इक्वल हुए फिर बाद में नहीं हुए तो क्या हुआ, ये बात हमारे पास दोनों ऑप्शन इक्वल और कांस्टेंट है, ये सिर्फ कांस्टेंट है। तो देखो बाद में वो कांस्टेंट भी तो हो रहे हैं ना, कांस्टेंट हो गए यहाँ कांस्टेंट, अगर यहाँ दोनों इक्वल हो रहे हैं तो इक्वल का भी तो हमारे पास ऑप्शन था ना। तो इसका मतलब है ये ग्राफ भी ये दोनों बातें बता रहा है, और यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये क्या है आपके पास, आगे से ये बातें इन दोनों ग्राफ की, ये इक्वल वाली बात यहाँ बता रहा है, कांस्टेंट वाली बात यहाँ अलग अलग सीधी बता रहे हैं। तो इक्वल भी हुए, कांस्टेंट भी हुए, और ये दोनों बातें हमारे पास क्या होती हैं, यहाँ पर मौजूद होती हैं। इसका मतलब है ये वाला ग्राफ भी ठीक है। देखें ये जो हमने ग्राफ पढ़े हैं, इन तीनों ग्राफ को आपने कंसंट्रेशन के सेंस में समझना है, और इन तीन ग्राफ को आपने किस सेंस में समझना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है। तो आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ ये वाला ग्राफ है, मैं पहले बता देता हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपने ये 5-7 मिनट की ये अगर आपने समझ लिया है तो लाइफ टाइम के लिए आपके कंसेप्ट क्या हो चुके हैं, बिल्ड हो चुके हैं, क्योंकि ये मैंने जानबूझकर बताए हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली बातें आपको आपकी चैप्टर में समझ आ चुकी हैं। सो मैं चाहता था कि आपको ये क्लियर हो जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है ये समझ आ चुकी होगी। अब हम ऐसे करते हैं कि आपकी बुक की एक एग्जांपल दी गई, उससे हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन सी एग्जांपल है जो ग्राफिकली आपकी बुक में समझाई गई है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ये वाला एक रिएक्शन दिया गया है कि H2 + I2 ये दोनों मिलते हैं और क्या बना देते हैं, 2HI। इस चीज़ को आपकी बुक में ना ग्राफिकली समझाया गया है। देखिए सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट हैं, ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट हैं, ठीक है। इन्होंने वक्त के साथ कम होना है, इन्होंने वक्त के साथ क्या होना है, बढ़ना है। रेट ऑफ फॉरवर्ड इनका ज़्यादा होगा शुरू में, फिर ये कम हो जाएगा, इनका रेट ऑफ रिवर्स शुरू में कम होता है, फिर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। तो हम ग्राफ सिंपल ड्रा करते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट कम होंगे आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ पर आप क्या लेंगे, टाइम, और टाइम के साथ स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर आपने रिएक्शन रेट लेना है, जिसको आप रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, रिएक्शन रेट लेना है। अच्छा ये बताओ, वक्त के साथ साथ फॉरवर्ड कम हुआ, रिवर्स बढ़ा, इस बात को यहाँ बता देते हैं। देखो ये यहाँ क्योंकि 0 नंबर होता है, और वक्त जैसे 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे आगे कर दें मिनट। और यहाँ पर ऐसे कंसंट्रेशन भी तो रिएक्शन की स्पीड भी तो ऐसे 0 पे हुई, फिर 10 पे, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, मतलब ऊपर की तरफ रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है, इधर की तरफ क्या टाइम बढ़ रहा है। देखें जब शुरू में फॉरवर्ड ज़्यादा था तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा ना, ऊपर से, क्योंकि ऊपर उनकी स्पीड ज़्यादा थी। तो वक्त के साथ साथ फॉरवर्ड क्या होता गया, कम होता गया। ये आपकी जो बुक की मिसाल है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की सेंस में जो ग्राफ बनाया, ये इस सेंस में ग्राफ बनाया, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हुआ, वक्त के साथ साथ कम हुआ, और रेट ऑफ रिवर्स कम 0 से शुरू हुआ और वक्त के साथ साथ बढ़ता गया, और बढ़ने के साथ एक ऐसा टाइम है कि ये दोनों मिल गए और लाइन ऐसे सीधी हो गई। स्टूडेंट्स, ये वाली जो लाइन सीधी इन दोनों का मिलने का ये मतलब है, ये मिलने के बाद क्या हो गया, इन मिलने का ये मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये लाइन किसकी थी, रेट ऑफ रिवर्स की थी। अब ये बता रहे हैं कि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स, फॉरवर्ड वक्त के साथ कम हुआ, रिवर्स वक्त के साथ क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। एक ऐसा टाइम है कि दोनों क्या हो गए, यहाँ पर बराबर हो गए। ये मिलने का मतलब, लाइन का मतलब बराबर हो गए, और सीधी लाइन का ये मतलब है कि ये कांस्टेंट हो गए। मतलब अगर एक बार बराबर हो गए तो बस वो फिक्स भी साथ हो गए। अब ऐसा नहीं है कि कम ज़्यादा होंगे, कभी फॉरवर्ड बढ़ जाएगा, कभी रिवर्स कम हो जाएगा और फिर से बराबर हो जाएंगे, ऐसा सीन नहीं देखने को मिलेगा। बस एक बार अगर वो कम हुआ, रिवर्स एक बार बढ़ा और दोनों आपस में मिले, मतलब क्या हो गए, इक्वल। अगर इक्वल हो गए तो लाइन क्या हो गई, सीधी, जिसका मतलब है क्या हो गया, कांस्टेंट।
तो लाइनें मिलने का मतलब है बराबर हो गए, लाइन सीधी होने का मतलब है कांस्टेंट हो गए। बस एक बार बराबर हो गए तो बराबर होते वक्त उनकी जो स्पीड थी अब बस फॉरवर्ड की सिर्फ वही रहेगी। अगर 5 इसकी स्पीड थी तो वो 5 रहेगी, अगर रिवर्स की 10 थी तो बस उसकी 10 ही रहेगी। अब उनमें किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक की एग्जांपल है। ग्राफिकली, थ्योरेटिकली, किसी भी सेंस में फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, जो भी फंडा था आपको हर चीज़ का एक एक पॉइंट मैंने क्लियर करवा दिया है। आई होप आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा। अगर अब भी आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो तो कोशिश कीजिए कि वीडियो दोबारा वॉच कर लें, आपको जल्द समझ आ जाएगी। वरना कोई और अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगा। और आपने अगर अभी तक 6 वीडियोस नहीं देखी तो ये आपको जो है प्लेलिस्ट दिख रही है, इसके ऊपर क्लिक करें, वो सारी 6 वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, उनको वॉच करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।